नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश हेल्थ में। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। स्टैमरिंग का अर्थ है हकलाना। ये एक तरह का स्पीच डिसऑर्डर है जिसमें लोगों को पता होता है कि उन्हें क्या बोलना है, लेकिन वो पूरा शब्द या वाक्य एक बार में नहीं बोल पाते। द इंडियन स्टैमरिंग एसोसिएशन के मुताबिक भारत में करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को बोलने में तकलीफ होती है या वो हकलाकर बोलते हैं। इसके अलावा व्यक्ति एक शब्द को बार बार दोहराता भी है, साथ ही आवाज भी यहां खिंचती है और इसका दोहराव भी होता है। तो वहीं हकलाने के साथ व्यक्ति अपना सर भी हिला सकता है, होठों का भी कंपन हो सकता है। हकलाने की समस्या से पीड़ित व्यक्ति निराशा का भी सामना कर सकता है, क्योंकि जो वो बोलना चाहता है वो उसे बोलने में दिक्कत होती है। आपने अक्सर कई लोगों को बात करते वक्त अटकते और रुक रुक कर बोलते, यानी कि हकलाते हुए जरूर देखा होगा। यह समस्या बच्चों के साथ साथ बड़ों में भी देखी जा सकती है। तो वहीं कई बार लोग हकलाने की समस्या से पीड़ित व्यक्ति का मजाक भी उड़ा देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। यह समस्या भले ही आम लगे, लेकिन समय के साथ साथ ये गंभीर परिणाम प्रदर्शित कर सकती है। और यही वजह है कि हम हकलाने की समस्या के विषय में आज पूरी जानकारी लेकर आए हैं। आप यहां हकलाने के कारण, लक्षण और यहां तक कि हकलाने के लिए घरेलू उपाय भी जान पाएंगे कि आखिर कौन सी वो उपाय हैं जिनसे हम एक घर पर ही उनका उपचार करके उन चीज़ों को सुधार सकते हैं। और जो समाज में एक मजाक बनकर रह जाते हैं जैसे लोग, उन लोगों को अपनी जो प्रतिष्ठा है वो वापस मिल जाती है और वो एक आम इंसान की तरह बिहेवियर करने लगते हैं। तो आइए आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये हकलाने की बीमारी किस तरह से होती है, क्या कुछ सावधानियां रखनी हैं और कैसे ये पूरी तरह से ठीक होगी। चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ डॉक्टर राजेश लेखी, वरिष्ठ चिकित्सक, डॉक्टर रश्मि वर्मा, जनरल फिजिशियन। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले डॉक्टर रश्मि, आपसे जानना चाहेंगे आखिर स्टैमरिंग क्या है ये बीमारी और क्या इसके लक्षण होते हैं, किस तरह की इससे दिक्कतें होती है। जी। कुछ भी कहने से पहले मैं आपको और पूरे आपके चैनल को बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ, क्योंकि काफी समय से मैं फॉलो कर रही हूँ। आप ऐसे टॉपिक्स उठाते हैं जो समाज में बहुत इंपॉर्टेंट है। बीमारियां खासकर जो सोशल स्टिग्मा या सामाजिक कलंक का कारण बनती हैं, आप इन टॉपिक्स को उठाते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। अब बात अब बात करते हैं कि स्टैमरिंग या मम्बलिंग, स्टटरिंग ये क्या है? ये एक प्रकार का हकलापन होता है। इस बीमारी में व्यक्ति जो है उसको वाक्य बोलने में तकलीफ होती है, या तो वो वाक्य पूरा नहीं कर पाता है या किसी खास वर्ड को वो बार रिपीट करता है। तो ऐसी कंडीशन में ये एक सामाजिक कलंक का कारण बन जाता है, शर्मिंदगी का कारण, फ्रस्ट्रेशन का कारण बन जाता है। बच्चों में खासकर बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी, न्यूरोसिस, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस में बच्चे चले जाते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। ये हम जानते हैं इससे जान नहीं जाएगी, बट डेफिनेटली ये एक बहुत ही व्यक्ति की डेवलपमेंट को रोकता है, अंदरूनी आंतरिक रूप से उसे कमजोर बनाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिल्कुल। डॉक्टर रश्मि, हम जानना चाहेंगे कि इस तरह की समस्याएं किस वजह से होती हैं, इनके कारण क्या है। देखिए, पहली चीज मैं बताना चाहूंगी कि मेल्स और फीमेल्स में यदि हम कंपेयर करें, तो मेल्स में यानी पुरुषों में औरतों के मुकाबले ये बीमारी थोड़ा ज्यादा देखने को मिलती है। किसी भी एज ग्रुप में ये बीमारी हो सकती है, बच्चों में, यंग अडल्ट्स में, या जो ओल्ड एज के लोग हैं उनमें। बच्चों में मोस्ट कॉमन कारण जो होता है, जो हमने देखा है, ये डेवलपमेंटल पार्ट है, ये कोई बीमारी नहीं है। 2 से 5 साल के बच्चों में ये कोई बीमारी नहीं है। जैसे कि एक छोटा बच्चा जब खड़ा होना सीखता है तो एक बार में नहीं खड़ा हो पाता है, वो खड़ा होता है, गिरता है, और फिर खड़ा होता है, गिरता है, और तब वो चलना सीखता है। उसी तरीके से बच्चा जब बोलना सीखता है तो उसके सेंटेंस ब्रेक हो सकते हैं, वो बीच बीच में रुक सकता है या पूरा कंप्लीट नहीं कर पाता है। तो ये कोई बीमारी नहीं है, और उम्र के साथ बच्चा एकदम नॉर्मल स्पीच पकड़ लेता है और एकदम नॉर्मलाइज हो जाता है। बात करते हैं बढ़ती उम्र में, कईयों बीमारियां होती हैं, जैसे अल्जाइमर्स डिजीज, ब्रेन से संबंधित दिक्कत है, या सर में चोट लगने के कारण
या स्ट्रोक, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट जो है, उसकी वजह से ये बीमारी हो सकती है। और कारणों में जैसे देखने को मिलता है नर्वसनेस, कईयों लोगों को एंजाइटी, पैनिक डिसऑर्डर, इन सारी कंडीशंस में भी ये हकलापन जो है वो आ सकता है। चलिए, तो यानी कि बढ़ती उम्र के साथ भी ये बीमारी हो सकती है, लेकिन अगर दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो अगर बच्चों में इस तरह की दिक्कतें हैं तो उसको ज़्यादा गंभीर लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक उनका वो शुरुआती दौर है, लर्निंग समय रहता है और उस समय वो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, कुछ नहीं सीख पाते और धीरे धीरे बोलने का प्रयास करते हैं। सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते। तो ये छोटे बच्चों में इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बड़े बच्चों या बड़े लोगों, वयस्कों में, बुजुर्गों में अगर इस तरह की समस्या है तो वो एक चिंता का विषय होता है। चलिए, हमारे साथ डॉक्टर राजेश लेखी भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर्स, आज हम जिस तरह से सब्जेक्ट स्टैमरिंग को लेकर बात कर रहे हैं, किस तरह से इसको हम समझ सकते हैं? और जैसा कि अभी डॉक्टर रश्मि ने भी बताया कि बच्चों में इस तरह की कोई ज़्यादा समस्या इसको नहीं मान सकते, लेकिन कभी-कभी देखा जाता है कि जो बच्चों में बालापन में जो एक समस्या हो जाती है हकलाने की, वो बाद तक सही नहीं हो पाती और वो बड़े होने के बावजूद भी उसी तरह की उनमें दिक्कतें बनी रहती। जी हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। डॉक्टर रश्मि ने आपको हकलाने के संबंध में बहुत विस्तृत जानकारी दी है, पर मेरे हिसाब से आज के दौर में जब कोरोना का दौर चल रहा है, हर आदमी परेशान है, हर आदमी परेशान है। तो अब ये हकलाने की प्रक्रिया किसी भी इंसान में क्यों होती है? क्या बीमारी है ये हकलाने की, जबकि वो बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग करके पूरी भाषा को बता सकता है? तो मेरा कहना ये है कि डॉक्टर मैडम ने, रश्मि मैडम ने बहुत सही जानकारी दी है और हमें एक बात का ध्यान रखना है कि छोटे बच्चों को नहीं, हमें अपने बड़े बच्चों के बारे में सोचना है। हमारे बड़े बच्चे जो हैं वो आजकल इस प्रवृत्ति की तरफ जा रहे हैं, हकलाने लगे हैं। तो हकलाने का जो अभी मेरी नजर से जो सबसे बड़ा कारण है वो है इनसिक्योरिटी। बच्चों को इनसिक्योरिटी है कि उनका भविष्य क्या होगा, उसके कारण भी वो हकला सकते हैं, बात बात में हकला सकते हैं। तो मेरा कहना यही है कि यदि हम अपने जीवन में स्ट्रेस को कम करें, तनाव को कम करें, तो इस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। हकलाना कोई बहुत बड़ा डिसऑर्डर नहीं है, ऐसा मेरी नजर में है। अगर इंसान चाहे, वो अगर चाहे कि नहीं मुझे नहीं हकलाना है, तो वो कभी हकलाएगा नहीं। ये तो शाश्वत सत्य है। जी बिल्कुल सर, एक बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि स्ट्रेस को लेकर के भी बच्चों पर जो एक पढ़ाई का प्रेशर हम डाल देते हैं कि आपको इतने परसेंटेज लाना है, इस सब्जेक्ट में आप वीक हैं, इस पर आप बहुत ज़्यादा कोशिश कीजिए। तो उन पर जो एक मानसिक दबाव उन पर डाल दिया जाता है कि आगे चल के कुछ नहीं कर पाओगे। उनको तमाम तरह बिल्कुल से ऐसी यातना दी जाती है, मानसिक यातनाएं। इसकी बिल्कुल वजह से भी ये दिक्कत हो जाती है कि बच्चे हकलाना शुरू कर देते हैं। यानी कि बिल्कुल उस सही। हकलाहट को हम दूर कर सकते हैं। हम चाहें तो हम सब मिलके ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? दुनिया में ऐसी कौन सी बात है या ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसका जवाब हम नहीं ढूंढते हैं? हम लोग हर घटना, हर दुर्घटना का एनालिसिस करते हैं। हम इंडियन हैं और हमारे शास्त्रों में और हमारे
पुरानी कथाओं में सब कुछ उल्लेख है। तो आज जो हमारे बच्चे कोरोना के कारण परेशान हो रहे हैं, उनको एक ही बात कहना चाहूंगा, कोरोना से डरो जरूर, पर कोरोना से मुकाबला करो जरूर। प्रणाम। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात आपने कही है। कोरोना से डरना भी जरूरी है और उससे मुकाबला भी हमें ही करना है। और वो मुकाबला कैसे करना है? मास्क लगाना है, हमें सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, उचित दूरी बनाए रखनी है और खाने पीने में भी तमाम सावधानियां हमें बनाए रखनी है। डॉक्टर रश्मि, हकलाने को लेकर एक बात कही जाती है कि एक थेरेपी के द्वारा भी इसे सही किया जाता है। कुछ ऐसे ट्यूटर होते हैं जिनको ज्वाइन करा करके वो कुछ ऐसी तरकीब बताते हैं कि जिससे अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो उस तरकीब से अगर आप कहेंगे तो सामने ऐसा नहीं लगेगा कि आप हकला रहे हैं। जी। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। देखिए, जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, खासकर स्टैमरिंग यानी हकलापन के बारे में, तो हमें करना क्या है? हमें बेसिकली बच्चे को ट्रेन करना है, उसकी स्पीच को, बोलने के तरीके को ट्रेन करना है। कई बार बच्चों में क्या होता है, बोलते बोलते वो रुक जाते हैं, ये भी एक तरीके का हकलापन है। तो हमें बच्चों को सिखाना है, हमें ट्रेन करना है कि बहुत जल्दी जल्दी बोलने की जगह वो हर वर्ड के बीच में एक एडिक्वेट स्पेस लाए, मतलब थोड़ा समय, ताकि वो जो एक्चुअल हमारा स्टैमरिंग वाली जगह है या हकलापन है किसी वर्ड के कारण, किसी खास वॉवल के कारण, तो वो कंसील हो जाएगा, मतलब पता ही नहीं चलेगा, ऐसा लगेगा कि नॉर्मल स्पीच डिलीवर हो रही है। तो डेफिनेटली स्पीच थेरेपी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ट्यूटर्स का, वो बच्चों को ट्रेन करते हैं। ये अर्ली एज में अगर आप स्टार्ट करेंगे तो इसका बहुत फायदा होता है। इसके अलावा एक बिहेवियरल कॉग्निटिव थेरेपी होती है। हम बच्चे को इमोशनली सपोर्ट करते हैं, हम उसे नर्वसनेस वाली सिचुएशन, ऐसी जगह जहाँ पे हमें पता है कि हमारा बच्चा घबराहट की वजह से हकलापन का शिकार हो सकता है, हम उसे डरना रोकते हैं। प्लस कई बार देखने को मिलता है कि बच्चे किसी खास सब्जेक्ट या खास लैंग्वेज के वजह से स्टैमर करने लगते हैं, बच्चे समझ नहीं पाते कि विषय क्या है, और घर वालों के प्रेशर के कारण, टीचर्स के प्रेशर के कारण बच्चे हकलाने लगते हैं। तो ये सब बिहेवियरल थेरेपी, स्पीच थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। प्लस मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताना चाहती हूँ, क्योंकि कोरोना की बात हो रही है। पहले जमाने में क्या होता था, छोटे बच्चे घर वालों के साथ बैठकर बोलना शुरू करते थे, बड़े माँ बाप घर में बूढ़े व्यक्ति जो भी रहते थे, छोटे छोटे सेंटेंसेस, वर्ड बच्चों को सिखाते थे। आज के दौर में क्या हो रहा है, गैजेट्स का जमाना है, मोबाइल, टीवी, छोटे स्क्रीन, बड़े स्क्रीन, बच्चे ज्यादा से ज्यादा टाइम टीवी स्क्रीन में, मोबाइल स्क्रीन में खर्च करते हैं, तो वो कभी उतना अच्छा बोलना सीख ही नहीं पाते हैं। आपने देखा होगा कि कई बच्चे बिल्कुल शांत रहते हैं, बोलते ही नहीं है, तो एक सोशल फियर उनके अंदर डेवलप हो जाता है। जब भी उन्हें बोलने के लिए बोला जाता है चार लोग के बीच में, तो वो हकलापन स्वाभाविकली उनके अंदर आने लगता है। तो ये एक्चुअल बीमारी नहीं है, ये बिहेवियर रिलेटेड चेंज है। अगर हम बच्चे को घर में, बड़े बूढ़े माँ बाप, दादी दादा, ताऊ ताई, जो भी घर पे है, अगर बच्चे को प्रमोट करते हैं, हेल्प करते हैं, तो इस बीमारी से डेफिनेटली निजात पाया जा सकता है और ये बिल्कुल ठीक हो सकती है। यानी कि एक ये भी वजह है कि जिस तरह से अब आजकल जो समाज में एक स्थिति बन गई है कि सेपरेट फैमिली, जो सेपरेट फैमिलियां हैं तो वहाँ माँ बाप अपने काम में व्यस्त रहते हैं, समय बच्चों को दे नहीं पाते, उनके हाथ में मोबाइल थमा दिया जाता है, उनको टीवी के सामने बिठा दिया जाता है और वो व्यवहारिक नहीं हो पाते। और यही वजह है कि बच्चों में इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और इसके अलावा कई और भी ऐसी चीज़ रहती हैं जो वो शायद नहीं सीख पाते। तो कम से कम ये एक कारण भी इसका देखा जा सकता है, जो आजकल परिवारों के जो दायरे समट कर छोटे छोटे हो रहे हैं। पहले बड़े बड़े परिवार होते थे, सभी घर परिवार में बड़े ज़्यादा सदस्य रहते थे और अलग अलग बातें अलग अलग तरीके से उनसे चीज़ें सीखने को भी मिलती थी। डॉक्टर रश्मि, एक बात और जानना चाहेंगे। जिस तरह से आपने एक बात बताई कि अगर किसी एक्सीडेंट या शॉक की वजह से भी स्थिति ऐसी बन जाती है कि व्यक्ति हकलाना शुरू कर देता है। दूसरा, डॉक्टर राजेश ने भी बताया कि किस तरह से प्रेशर को लेकर, जो बच्चों में प्रेशर है, उस प्रेशर की वजह से भी बच्चे हकलाना शुरू कर देते हैं। क्या इसके अलावा कुछ और भी कारण हो सकते हैं, या हम इसको जेनेटिक के तौर पर भी देख सकते हैं कि अगर माँ बाप को पहले से इस तरह की कोई समस्या है तो बच्चों में भी ये हो सकती है?
बिल्कुल, बिल्कुल, सही बात कह रहे हैं आप। फ़ैमिलियल कारण, फ़ैमिलियल जभी भी हम किसी डिज़ीज़ के बारे में कहते हैं, तो जेनेटिक एसोसिएशन बिल्कुल होता है। आपने भी देखा होगा, हम भी डे टू डे लाइफ़ में ये चीज़ देखते हैं कि यदि जो बच्चा या बड़े या यंग अडल्ट जिसको स्टैमरिंग यानी हकलापन की तकलीफ है, वो अगर आप उससे प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं और उससे डिस्कस करते हो उसके फैमिली के बारे में, तो वो ज़रूर ये बात बताता है कि फैमिली में और भी लोग हैं जिन्हें ये तकलीफ है। हो सकता है कि कम हो उसे या ज्यादा हो उनसे, बट डेफिनेटली ये चीज रहती है। कुछ बीमारियों के बारे में भी बताना चाहूंगी, जैसे टॉरेट सिंड्रोम एक बीमारी है, उसमें भी हकलापन रहता है और भी सारी चीजें रहती हैं जिसमें फैमिलियल एसोसिएशन रहता है। बिल्कुल, मतलब आपको आपके फैमिलियल जो आपकी फैमिली में बूढ़े लोग हैं उनसे ये बीमारी डेफिनेटली आप तक आ सकती है। अल्जाइमर डिजीज, इसके अलावा पार्किंसन डिजीज, ये बीमारियां जो हैं वो डेफिनेटली उनमें भी हकलापन आना एकदम बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। डे टू डे में प्रैक्टिस में जब एज अ फिजिशियन में प्रैक्टिस करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि इस तरीके के पेशेंट बहुत आते हैं। हेड इंजरी की बात करना चाहूंगी। हमें पता है कि हमारे शरीर में जो भी बैलेंस है, मेंटेनेंस है, रेगुलेशन है, ब्रेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो यदि ब्रेन इंजरी होती है किसी कारणवश, किसी एक्सीडेंट की वजह से या गिरने की वजह से या जो भी कारण की वजह से यदि दिमागी चोट होती है, तो डेफिनेटली ऐसा व्यक्ति जिसको हकलापन नहीं था, हकलापन डेफिनेटली डेवलप कर सकता है। ब्रोकास एरियाज, वर्निकेज एरिया, दो खास जगह होती है हमारे ब्रेन की जो हमारी स्पीच को रेगुलेट करती है। यदि किसी भी कारण से इन जगहों पे चोट लगती है तो डेफिनेटली ऐसा व्यक्ति हकलापन का आदी हो सकता है। बिल्कुल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। अब इसमें 1-2 चीज़ें और जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं कि चलिए इसको एक व्यावहारिक तौर पर ठीक किया जा सकता है। हमें अपने थोड़ा-सा चेंजेस करना पड़ेगा कि उनको समझाना पड़ेगा, कैसे आप शब्द बोल रहे हैं, इनके बीच में किस तरह से आपको रुकना है, कहाँ थोड़ा तेज़ होना है, ये चीज़ एक प्रैक्टिकल चीज़ हो गई है। लेकिन अगर दवाइयों को लेकर बात करें, तो क्या किसी तरह की दवाइयों का भी इस्तेमाल इसमें किया जाना है या कोई ऐसा इसका विशेष इलाज होता हो जो अगर दर्शकों के साथ में इस तरह की कोई समस्या, उनके परिजनों में कोई इस तरह की समस्या हो तो उसको दूर करवा सके वो? जी, देखिए आपके इस सवाल का जवाब मैं इस तरीके से दूँगी। पहली बात तो हमें जानना है कि क्या ये बीमारी उतनी गंभीर है, जितना हम समझते हैं? असल में है क्या, इस बीमारी से क्या परेशानी है? क्या जान जा सकती है? नहीं, ये कोई जानलेवा बीमारी बिल्कुल नहीं है। होता क्या है कि यदि कोई व्यक्ति हकलाता है, तो समाज में उसका मज़ाक बनता है, वो एक तिरस्कार का आदी बन जाता है। सामाजिक कलंक के तौर पे देखते हैं। बड़े-बूढ़े लोग, मैंने सुना है लोगों को कहते हुए कि ये व्यक्ति हकलाता है मतलब इसका आईक्यू लेवल, ये मूर्ख है, मंदबुद्धि है, बच्चा मंदबुद्धि निकलेगा। तो ये चीज़ बहुत गलत है। ये एक मिथ है, ये गलत सोच है, लोगों की धारणा है, ऐसा कुछ नहीं होता। अब बात करना चाहूंगी आपको ट्रीटमेंट के बारे में, जो आपने मुझसे भी पूछा। ट्रीटमेंट में डेफिनेटली सबसे पहली चीज हम इम्पोर्टेंस देते हैं स्पीच थेरेपी को ट्यूटर्स के द्वारा। हम स्पीच ट्रेन करते हैं, बच्चे को सिखाते हैं कि बेटा धीरे धीरे बोलना है, हमें बड़ों को भी यही समझाते हैं। दूसरा, यदि ये हकलापन किसी प्रकार की घबराहट, बेचैनी या नर्वसनेस के कारण है, तो हम उसको, ऐसे व्यक्ति को हम कोऑग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी देते हैं। अगर उससे व्यक्ति ठीक नहीं होता है तो एंक्सियोलिटिक दवाएं आती हैं, बेंजोडाइजेपिन्स आते हैं, बहुत तरीके के मेडिकेशन आते हैं जिनको हम कुछ हद तक देते हैं पेशेंट को, ताकि वो स्ट्रेस फ्री फील करे और अपनी बात को सही ढंग से रख पाए और डरे ना, घबराए ना, जिसके कारण वो हकलाए। ये सारी चीजों को हम करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी कि रिसेंटली अभी मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। तो अब इस समय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ गए हैं जो हमें ट्रेन करते हैं कि कहाँ पे कैसे वर्ड्स हैं, कैसी वोवेल्स हैं, क्या ऐसे कुछ खास चीजें हैं हमारी स्पीच में जिनकी वजह से गड़बड़ी होने की चांसेस ज्यादा है। वो उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, अर्ली रिकॉग्निशन करते हैं, ताकि आप ऐसे वर्ड्स को अपनी स्पीच से, अपनी वाक्य से अलग रखें और आप हकलाएं। तो बहुत तरीके का ट्रीटमेंट आ गया है इस चीज को करेक्ट करने के लिए। डिपेंड करता है कि कितनी सिवियरिटी है मरीज की, किस बेसिस पे हमें ट्रीटमेंट देना है। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी मैम। एक बात और जानना चाहेंगे कि ये जैसे हकलाना और तुतलाना दोनों चीज़ें अलग हैं या उसको हम दूसरे वे से समझ सकते हैं? देखिए, हकलाने की बात करूंगी। हकलाना मतलब व्यक्ति जो बोल रहा है वो साफ बोल रहा है, स्पष्ट बोल रहा है।
गड़बड़ी कहाँ हो रही है, उसकी फ्लुएंसी में, मतलब किस स्पीड से वो बोल रहा है। फिर पॉज, मतलब एक रुकाव आ जाता है जो कि नॉर्मल नहीं है स्पीच में, या किसी एक वर्ड को वो व्यक्ति बार बार बोल रहा है, इसको हम बोलते हैं हकलापन। जब हम तुतलाना बात करते हैं, मतलब वो जो वर्ड बोलता है वो क्लियर है ना। तो ये दोनों चीजें अलग है, दोनों किसी एक व्यक्ति में मिल सकती हैं, बट इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन है ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, मतलब दोनों का ये मान सकते ट्रीटमेंट हैं कि अलग इनकी है, दोनों इनकी का वजह आउटकम एक हो अलग है। सकती हैं, इनकी वजह एक हो सकती हैं, लेकिन हैं दोनों चीज़ें अलग-अलग। इसमें एक चीज़ और जानने की हम कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से हकलाने की समस्या बहुत सारे लोगों को है, लेकिन आमतौर पर देखा जाता है कि वो जो लोग हकलाते हैं, ऐसे आमतौर पर बात करेंगे जनरली, तो वो हकलाएँगे, नहीं बोल पाते हैं, अपना परिचय भी नहीं दे पाते हैं सही तरीके से, वो क्या करते हैं वो भी नहीं बता पाते हैं। लेकिन वो लोग अगर गाना गाते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से गा लेते हैं। अगर वो गाना गा रहे हों तो उन्हें देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि ये इसको हकलाने की समस्या है। लेकिन अगर वो नॉर्मल बात करते हैं तो उन्हें दिक्कत होती है। ये किस तरह की समस्या हो जाती है? जी, जी। देखिए, मैंने आपको जैसे कि बताया, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नोटिस करेंगे कि ऐसे व्यक्ति बिल्कुल गाना बहुत अच्छा गा लेते हैं, बाकी सारी चीज़ों में बहुत अच्छे होंगे, इनफैक्ट बाकी लोगों के कंपैरिजन में उनका आईक्यू लेवल भी बहुत अच्छा होगा। होता क्या है कि स्टैमरिंग यानी हकलापन कुछ खास वर्ड पे आता है, या कुछ खास वोवल्स, हमारी स्पीच जो बनती है वो वोवल से बनती है, A E I O U। तो हो सकता है किसी व्यक्ति विशेष को किसी खास वर्ड को प्रोड्यूस करने में, बोलने में तकलीफ हो, जिसकी वजह से बहुत कॉन्शियस हो जाता है और उसका पूरा सेंटेंस गड़बड़ हो जाता है, जहाँ की हकलापन पैदा होता है। ये जरूरी नहीं है कि गाते समय वो वही वर्ड यूज कर रहा है या उसी वोवल का यूज कर रहा है। तो डेफिनेटली बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति अच्छा गाना गा सकता है, बाकी सारी चीजों में बहुत ही स्किल्ड हो। एक और चीज बताना चाहूंगी आपको कि स्पीच जो है एक प्रकार की मोटर स्किल होता है। बच्चों में हम इसे एक माइलस्टोन की तरह देखते हैं, तो डेफिनेटली ये चीज बहुत कॉमनली देखने को मिलती है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल। मैम अब हम इसमें और बात करें तो खाने-पीने को लेकर भी बात करते हैं। क्या इसमें कुछ खाने-पीने को लेकर के भी असर होता है? जैसे हम जो जानकारी पढ़ रहे थे उसमें दिखाया था कि जो लोग धूम्रपान करते हैं या शराब का सेवन करते हैं, उन लोगों को इस तरह की समस्याएँ हो सकती हैं। जो एजेड हैं, उम्रदराज लोग हैं, उनको इस तरह की समस्याएँ इसकी वजह से भी हो सकती हैं। देखिए, एक एक करके इस चीज का बात करते हैं। सबसे पहले छोटे बच्चों के लिए, छोटे बच्चों में विटामिन B12 की कमी नहीं होनी चाहिए। आप विटामिन B12 से भरपूर जो चीजें हैं खाने में, ड्राई फ्रूट्स है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, इनका जो सेवन है बच्चों का रेगुलरली होना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। फ्लेवोनॉइड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। फिर ऐसी चीजें जो हमारे ब्रेन को हेल्प करती हैं ग्रोथ में, माइलिनेशन में, उन सब का इंटेक ज्यादा होना चाहिए। फिर बात करते हैं हम कि एडिक्शन, एडिक्शन यानी नशा किसी भी रूप में, हम धूम्रपान की बात करें, हम अल्कोहल की बात करें, या किसी और भी तरीके के नशे की बात करें, डेफिनेटली अल्कोहलिक पेशेंट्स में मल्टीविटामिन की डेफिशिएंसी होती है, ये बात हम जानते हैं। ब्रेन का डिजेनरेशन भी बहुत तेजी से होता है। तो अल्कोहल किसी भी, हम मैं किसी भी व्यक्ति को बोलती हूँ कि यदि आप अल्कोहल ले रहे हैं तो एक नहीं, आपके शरीर से उसके मल्टीपल दुष्परिणाम होने वाले हैं। आपका लीवर खराब होगा, आपको आने वाले समय में बहुत तरीके की दिक्कतें होंगी, आपका ब्रेन भी इफेक्टेड होगा। तो अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना है, अवॉइड करना। प्लस खाना एक वेल बैलेंस्ड फॉर्म में होना चाहिए, हर तरीके के विटामिन और मिनरल से पर्याप्त होना चाहिए। बच्चों में खासकर आप खाने में ध्यान दीजिए कि डेयरी प्रोडक्ट डेली इंक्लूडेड हो और पर्याप्त मात्रा में इंक्लूडेड हो। तो देखा जाए तो कुछ हद तक इस बीमारी से हम बिल्कुल बच सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपने दी डॉक्टर रश्मि और डॉक्टर राजेश जी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कीमती वक्त आपने दिया और इतनी जानकारियाँ दी, खास करके जो आजकल लोगों को एक समस्या बन जाती है, बच्चों में ये समस्या रहती है। लेकिन जैसा कि दोनों डॉक्टरों ने बताया कि बच्चों में इस तरह की समस्या को लेकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो वयस्क हैं और जो युवा हैं, उनमें अगर इस तरह की कोई दिक्कत है तो उसका संभव इलाज हो सकता है।
दवाइयों पर कम निर्भर है, लेकिन आम तौर पर हम एक सामाजिक बीमारी इसको कह सकते हैं, जो एक समस्या हो जाती है, उसको दूर किया जा सकता है। तमाम ट्यूटर्स ऐसे आजकल चल रहे हैं जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह की आपको कोई दिक्कत है तो एक आपके नज़दीकी चिकित्सक के पास आप जाइए और इसका पूरा समाधान हो सकता है, पूरी तरह से इससे निजात पाया जा सकता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।